पास की इसमें से, तो इसमें से सपोज मैंने डाला 78, तो 78 हमको कहां पे देगा, 78 देगा हमको 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10वें नंबर पे होगा, तो की वैल्यू क्या होगी इसकी 10 होगी, तो ये 10 प्रिंट करेगा की वैल्यू, और लिस्ट में से ये की वैल्यू प्रिंट करेगा और लिस्ट प्रिंट करेगा, तो यहां बता देगा कि ये 78 10th पोजीशन पर है। तो ये बाइनरी सर्च होती है, ठीक है। ये पूरा बाइनरी सर्च का मैंने ये पूरा कैसे बाइनरी सर्च करेगा उसके लिए मैंने ये लॉजिक लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ये ट्रू होता है तो लिखेगा की इज फाउंड, और नहीं होता है तो की इज नॉट फाउंड, ये मैसेज भी देगा। तो ये एक्चुअली फंक्शन है पूरा, और फंक्शन हम लोग लिखेंगे, और ये हमारा मेन प्रोग्राम है, ठीक है। तो क्लास 12th में जब हम आएंगे, अभी तो केवल हम इतना पार्ट कर रहे हैं, ये प्रोग्राम ही प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है। अभी क्या होगा कि हम सिर्फ यहां पर फंक्शन को कॉल करेंगे, ये फंक्शन हमने कॉल किया है, जब फंक्शन जाएगा तो ये क्या करेगा, सिर्फ अभी तक हम लोग डायरेक्ट यही लिखते थे, ठीक है, और इसके अंदर इसकी कोडिंग कर देते थे। अब क्या करेंगे, हम जो बाइनरी सर्च का जो कोडिंग है वो अलग लिखेंगे। देखो ये बाइनरी सर्च का पूरा कोडिंग है, ये कोडिंग मैंने पूरा अलग लिखा हुआ, जो ग्रे कलर से आपको हाईलाइट हो रहा होगा। तो यहां पर हम केवल क्या, मेन प्रोग्राम में केवल हम फंक्शन को कॉल करेंगे, क्योंकि जैसे ही हम लोग देखते हैं कि हमने कार खरीदा, तो कार कैसे काम करती है हमें इससे मतलब नहीं है, कार से हमें क्या क्या काम लेना है हमें उससे मतलब है। तो ये जो कहने का मतलब है कि प्रोग्राम का फंक्शन अंदर क्या काम कर रहा है उससे हमें मतलब नहीं है, हमको किससे मतलब है, फंक्शन से। क्लास 12th में पहुंचेंगे तो ये फंक्शन क्या करता है हमें, ये फंक्शन जो है हमें फिर हमको जो वैल्यूज हैं, जो काम करना है फंक्शन को, वो ये काम करता रहता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, सिर्फ फंक्शन को कॉल करते हैं। जैसे हमने ये फंक्शन यहाँ पर कॉल किया, तो हम उसके लिए कॉलिंग के लिए लिखते हैं बाइनरी सर्च लिस्ट 1 कॉमा की, इतना हम लिखेंगे, और ये क्या करेगा, ये जो फंक्शन है वो कहाँ चला जाएगा, यहां से सीधा होकर कहाँ चला जाएगा, यहां पर देखेगा बाइनरी सर्च कहाँ लिखा है, और बाइनरी सर्च क्या करेगा, फिर ये पूरी कोडिंग को चेक करेगा, अगर उसको की मिलती है तो यहां से लिख देगा मैसेज की इज फाउंड, और नहीं तो लिखेगा की इज नॉट फाउंड, ठीक है। तो ऐसा काम हम लोग करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या आता है, सबसे पहली चीज आती है एक्सप्रेशंस। तो एक्सप्रेशंस क्या होते हैं प्रोग्राम में, जो एक्सप्रेशंस हैं वो ये है, जैसे लिखा यहां पर मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई बाई 2, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है। कुछ ऐसे जरूरी नहीं है कि एक्सप्रेशन में केवल इंटीजर्स हों या कुछ वेरिएबल्स हों, नो। और पाइथन जो ओपन है हमारी शेल, जैसे हमने लिखा 3 + 2, ये भी हमारा क्या है, एक एक्सप्रेशन है, इट गिव्स 5, तो ये भी हमारा क्या है, एक्सप्रेशन है। अब जैसे मैंने लिखा a = 2, और यहां पर लिखा a प्लस सॉरी यहां पर लिखा मैंने स्मॉल a और +4, ये भी हमारा क्या है, एक्सप्रेशन है। तो 4 2 क्या होगा, 6 होगा, क्योंकि a की वैल्यू 2 है, मैंने 2 + 4 किया तो a की वैल्यू 2 आ गई, 2 + 4 = 6। तो ये a + 4 भी क्या है, एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एक्सप्रेशंस जो हैं वो बताते हैं। जैसे हमने लिखा b, या लिखा मैंने b = 5, और मैंने लिखा b is greater than 4, तो ये क्या देगा, हमको ट्रू देगा, क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गई हमारी। और मैंने लिखा b is greater than 9, तो ये क्या देगा, फॉल्स देगा, क्यों, क्योंकि b जो है वो 9 से छोटा है और हम कह रहे हैं कि b बड़ा है,
तो ये फॉल्स देगा। तो ये भी क्या है, एक्सप्रेशंस हैं सारे। इसके बाद हम लोग लिखते हैं स्टेटमेंट्स। अब स्टेटमेंट्स में क्या है, जैसे प्रिंट स्टेटमेंट है, जैसे मैंने लिखा प्रिंट आलोक, ये क्या देगा हमको, ये आलोक देगा। देखिए हमको प्रिंट किया इसने, हमने जैसे एंटर किया तो उसने आलोक प्रिंट कर दिया। सो दीज आर द स्टेटमेंट्स, जैसे प्रिंट हेलो है ना, प्रिंट एंटर द नंबर्स, तो ये क्या है, सारे ये स्टेटमेंट्स हैं जो कि प्रोग्राम में वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए दिए जाते हैं। इसके बाद कमेंट्स। कमेंट्स जो होता है वो सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं। सिंगल लाइन कमेंट्स को हैश से लिखते हैं, इसके पहले हैश लगा देंगे, अब ये पूरा लाइन कमेंट बन गई। जैसे दिस इज, अब हम लिख सकते हैं दिस इज माई प्रोग्राम, ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज माई प्रोग्राम, यानी ये कमेंट बन गया। तो ये इंक्लूड नहीं होता प्रोग्राम्स में। अगर प्रोग्राम के बीच में हमें कुछ बताना है प्रोग्रामर को, या हमारा जो यूजर है उसको कुछ बताना है, हम कोडिंग कर रहे हैं और जो हमारी कोडिंग कोई देखेगा, जैसे ही हम लोग, अब जैसे सपोज हम कोई एग्जाम में अपनी कॉपी लिखते हैं और वहां पर कॉपी लिखने पर हम अपना प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो जब मैं कॉपी चेक करूंगा तो अगर बच्चे ने लिख दिया कि दिस फंक्शन इज यूज्ड, मीन्स हमने अगर जैसे लिखा a प्लस बी, तो यहाँ पर लिखेगा टू ऐड द वैल्यूज। तो अगर हमें टू ऐड द वैल्यूज मतलब कि हमने वैल्यूज को ऐड करने के लिए ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो वो कमेंट हम कहाँ लिखेंगे, क्योंकि ऐसे तो हम कोई लिखेंगे तो प्रोग्राम एरर बता देगा। तो उसके लिए हम हैश लगाकर और लिख देंगे दीज आर वैल्यूज, दीज वैल्यूज should be added, और this value is added with this statements, यानी इस स्टेटमेंट से, इस एक्सप्रेशन से हमने इस वैल्यूज को ऐड किया है, ठीक है, with this expressions I have added these values। तो ये सेंटेंस हम लिखेंगे कहां पर, तो उसको कमेंट बनाने के लिए हम लोग हैश सिंबल्स का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर ओपन किया और यहाँ पर मैंने कोई भी एक प्रोग्राम ओपन कर लिया, 12.py ओपन कर लिया, ठीक है, ये है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, यहाँ पर लिखा मैंने फॉर कॉलम वैल्यू, क्योंकि कॉलम वैल्यू प्रिंट करेगा, तो मैंने लिखा यहाँ कॉलम वैल्यू, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, रो वैल्यू, फॉर, ये लूप लगा है फॉर रो वैल्यू। ये कमेंट्स हमें लिखने पड़ेंगे, तो जिससे क्या होगा कि जिससे कोई भी यूजर अगर प्रोग्रामिंग पढ़ेगा, कोई भी प्रोग्रामर अगर पढ़ेगा, तो जिसने भी प्रोग्राम डिजाइन किया है वो यहां से समझ सकता है। तो प्रोग्राम में रीडेबल बनाने के लिए, प्रोग्राम को ज्यादा क्लैरिफाई करने के लिए हम लोग कमेंट्स का यूज करते हैं। जैसे इसमें लिखा है कमेंट्स आर द एडिशनल रीडेबल इंफॉर्मेशन विच इज रीड बाय द प्रोग्रामर्स बट इग्नोर्ड बाय पाइथन इंटरप्रेटर। पाइथन के थ्रू ये इग्नोर होती है, जबकि उसके लिए जरूरत होती है, प्रोग्रामर्स के लिए ये इसकी जरूरत होती है, और इस इंफॉर्मेशन को प्रोग्रामर के लिए जरूरत होती है, लेकिन इग्नोर करता है पाइथन कंपाइलर। तो जब इसको रन करेंगे, देखिए कोई भी ये एरर नहीं बताएगा। देखिए इसको हम रन करेंगे तो कोई भी एरर नहीं बताएगा। देखिए ये हैश प्रिंट करता जा रहा है, अनलिमिटेड हैश प्रिंट करेगा, ठीक है। तो इसको हम किल कर देते हैं, ठीक, ओके। तो ये क्या करेगा, ये हैश प्रिंट कर रहा है, ठीक। तो ये क्या है कि ये हमारा, ये कमेंट्स यूज करने के लिए, अगर हमें मल्टी लाइन कमेंट्स यूज करना, सपोज ये तो सिंगल लाइन का है, एक ही लाइन का कमेंट है, तो हमने हैश यूज कर दिया। अगर हमें बहुत लंबा चौड़ा कमेंट लिखना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग ट्रिपल कोट्स का यूज करते हैं, ये वाला, ठीक। अब इसमें हम लिखते जाइए, आप कुछ भी लिखते जाइए, इसको आप लिख सकते हैं, और बाद में लास्ट में ये आप इसके बीच में ट्रिपल कोट्स लगा देंगे, तो ये फिर क्या बन जाएगा, कमेंट बन जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग ट्रिपल कोट्स का यूज करते हैं, तो ये कमेंट फिर क्या हो जाता है, ये हमारा फिर बन जाता है कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट। अब इसके बाद फंक्शन, तो फंक्शन मैंने बताया था क्या था, वहां पर डेफ मैंने बाइनरी सर्च लिखा था, तो वो हमारा क्या होता है, वो फंक्शन होता है, ठीक। तो वो फंक्शन हम उसको कॉल करते हैं, तब वो फंक्शन हमारा, जब ये हम 12th क्लास में पढ़ेंगे आगे चलकर। ब्लॉक्स और इंडेंटेशन बता ही चुके हैं, जब कॉलन लग जाता है तो वो एक ब्लॉक क्रिएट कर देता है,
और उससे इंडेंटेशन से हम ब्लॉक्स को क्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर, जैसे अभी मैंने बाइनरी सर्च का एक प्रोग्राम ओपन किया था, तो एक मिनट, इसमें ये देखिए, तो ये क्या है, देखिए इफ रन्स इज इक्वल टू 200, ठीक है, तो ये इसने क्या कर दिया, एक कॉलन ने ये ब्लॉक क्रिएट कर दिया। क्या, अगर ये 200 रन स्कोर करेगा तो ये लिखेगा प्रिंट 100, ठीक है, नहीं तो ये बाहर आ जाएगा। अब ये क्या करेगा, दूसरा ब्लॉक इसने क्रिएट किया कि एलिफ, अगर इसने क्या किया 100 किया तो सेंचुरी क्रिएट बनाएगा, अगर 50 किया इसने रन तो क्या करेगा, ये हाफ सेंचुरी कहलाएगा, और नहीं तो क्या बोलेगा। तो ये क्या है, ये छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं। ये एल्स का ब्लॉक है जिसने इस स्टेटमेंट को स्टोर कर रखा है, ये एलिफ का ब्लॉक है जिसने प्रिंट हाफ सेंचुरी स्टोर कर रखा है, ये सेंचुरी का ब्लॉक है, किसका ब्लॉक है, ये 100, ये वाले इस कंडीशन का ये ब्लॉक है। ठीक है, इस कंडीशन का 50 का कौन सा ब्लॉक है, हाफ सेंचुरी। इसके अंदर स्टेटमेंट, एक ही स्टेटमेंट लिखा हुआ है, हम चाहे तो 1500, 200, 100, 5, 10 जितने भी चाहेंगे इस स्टेटमेंट, इस ब्लॉक के अंदर स्टेटमेंट रखते हैं। तो देखिए इसके बाद हम जैसे ही एंटर करेंगे तो देखिए कर्सर कहाँ आ रहा है, प्रिंट के नीचे, यानी कि ये 50 का ब्लॉक है। तो आप इसके नीचे जो भी कुछ लिखेंगे वो इसी के नीचे आएगा, यानी ये एल्स के यहां पर नहीं जाएगा, ये इंडेंटेशन कहलाता है। यहां से यहां तक का स्पेस जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एलिफ का ब्लॉक है, ये इसका ब्लॉक है। तो ये यहां से हम क्लिक करके जब भी हम एंटर करेंगे देखिए तो वो प्रिंट के नीचे ही कर्सर ब्लिंक होगा, वो बिल्कुल एंड में नहीं होगा, यहां पर ब्लैंक नहीं होगा, क्योंकि इतना इंडेंटेशन ये ऑटोमेटिकली बन जाता है जब ब्लॉक क्रिएट होता है। तो ये यहां पर जो भी आप स्टेटमेंट लिखेंगे वो सारे इस कंडीशन के अंतर्गत आ जाएंगे सारे, यानी आपको केवल एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना है, क्योंकि हमारा प्रोग्राम कहता है कि अगर वो 50 से अबव या 50 स्कोर करता है तो वो हाफ सेंचुरी कहलाए। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हुआ, इसने ये ब्लॉक क्रिएट कर दिया। तो इसी तरह से ये सारे ब्लॉक्स जो हैं वो क्रिएट हो जाते हैं, कब, जब कॉलन का साइन हम यहां पर लगा देते हैं। तो कॉलन इज एक्चुअली अ स्टार्टिंग ऑफ द ब्लॉक। कॉलन जो होता है वो बताता है कि ये यहां से हमारा ब्लॉक स्टार्ट है। ठीक है, तो अब इसके बाद आते हैं वेरिएबल्स एंड असाइनमेंट्स। अब वेरिएबल्स और असाइनमेंट्स क्या है, वेरिएबल्स हमारे क्या होते हैं, द वेरिएबल इज वेरिएबल इन पाइथन रिप्रेजेंट्स नेम्ड स्टोरेज दैट रिफर्स अ वैल्यू एंड हुज वैल्यूज कैन नॉट बी यूज्ड एंड प्रोसेस्ड ड्यूरिंग द प्रोग्राम रन। ये ऐसी वैल्यूज होती हैं जो कि प्रोग्राम के दौरान अगर हम इनको यूज करते हैं तो ये प्रोग्राम्स की वैल्यू को, प्रोग्राम्स में वैल्यूज को सप्लाई कर देती हैं। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया हुआ है रन्स। ये देखिए वेरिएबल कौन सा है, ये हमारा एक वेरिएबल है रन्स। ठीक है, तो जब हम इसमें कोई भी रन इनपुट करेंगे तो ये हमारी क्या होगी, हम वैल्यूज को उसमें सप्लाई करेंगे। ठीक है, और जब भी हम कभी प्रोग्राम को कोई बनाते हैं और जैसे ही हम प्रोग्राम रन कराते हैं, एक लार्ज एरे ऑफ नंबर्स प्रोग्राम में ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाता है, एक से लेकर, और जितनी भी आपकी वर्ड लेंथ है, सिस्टम की कैपेसिटी है, कैपेसिटी के हिसाब से उतने रेंज ऑफ नंबर्स को वो जनरेट कर देता है। अब जैसे आपने लिखा, आपने लिया 20, ठीक है, तो वो 20 क्या करेगा, जहां पर स्टोर्ड होगा 20 वहां पर वो लिंक कर देगा 20 को। ठीक है, तो इस तरह से वो लिंक करता चलता है। वहां पर मैंने बताया कि जो वेरिएबल्स होते हैं पाइथन में वो स्टोरेज कंटेनर्स नहीं होते, यानी कि कोई भी वैल्यू आप स्टोर कराते हैं प्रोग्राम में वो स्टोर नहीं होती, वो रेफर होती है। तो द वेरिएबल इन पाइथन रिप्रेजेंट्स नेम्ड लोकेशन। अब देखो स्टोरेज का यूज नहीं किया इसने बोला है नेम्ड लोकेशन। अगर आप C++ पढ़ रहे होते तो यहां पर लिखा होता वेरिएबल इन पाइथन रिप्रेजेंट्स नेम्ड स्टोरेज लोकेशन, तो वो स्टोरेज लोकेशन होता है, यहां पर सिर्फ नेम्ड लोकेशन होता है। दैट रिफर्स टू अ वैल्यू, यानी एक वैल्यू को रेफर करता है, एंड हुज वैल्यूज कैन बी यूज्ड, जो वैल्यूज यूज्ड होती हैं कहां, प्रोसेस्ड ड्यूरिंग द प्रोग्राम रन। जब प्रोग्राम रन होता है उस वक्त वो वैल्यू प्रोसेस करता है। ठीक है, जैसे यहां पर रन एक वेरिएबल है और ये प्रोग्राम्स के दौरान, अब देखो मैं इसको रन करूंगा तो ये हमसे क्या करेगा, ये हमसे मांगेगा एंटर द रन्स।
तो जब मैं इसको 30 दूंगा यहां से, तो ये क्या बताएगा, नाइदर सेंचुरी नॉट हाफ सेंचुरी। मतलब कि जो बैट्समैन था उसने ना तो सेंचुरी बनाई है और ना उसने हाफ सेंचुरी बनाई है। ठीक है, तो ये हमारा, इसको क्लोज कर देते हैं और वापस अब की बार हम फिर से रन कराते हैं। तो जब हम फिर रन कराएंगे, देखिएगा फिर हमसे पूछेगा कि एंटर द रन्स। अब की बार मैंने दिया 100, तो ये बताएगा बैट्समैन स्कोर सेंचुरी। तो इसने क्या दिया हमको, सेंचुरी दिया, यानी इसने 100 स्कोर किया हुआ है। हम अगर 101 देते हैं तो भी हमको क्या देगा, अगर हम 101 देते हैं एंटर में, तो हमने देखिए हमने रन फिर से किया और हमने इसमें दिया एंटर द रन्स, तो हमने दिया 104। तो ये क्या करेगा, सेंचुरी देगा। क्यों, 104 पर सेंचुरी ही लगती है। तो ये प्रोग्राम हमारा इस तरह से, तो जब हम 104 दे रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, जो रन्स हैं वो वेरिएबल को स्टोर करा दे रहा है। मतलब वेरिएबल को स्टोर नहीं करा रहा, वेरिएबल को लिंक दे रहा है। तो जब भी हम प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, पाइथन में कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, तो उस वक्त जो है एक लार्ज एरे ऑफ नंबर्स ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं और वो फिर क्या करता है, वेरिएबल जो है उनको रेफर कर देता है। ठीक है, तो यहां पर रेफरेंस चलता है। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा यहां पर, सॉरी, जैसे मैंने लिखा कि a इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो जैसे मैंने 10 लिखा, तो जैसे मैंने एंटर किया, तो यहां पर जैसे ही मैंने लिखना 10 a इज इक्वल्स टू 10 किया, तो एक्चुअली वहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे करके लार्ज एरे ऑफ नंबर्स ऑटोमेटिकली जनरेट हो गए। अब जैसे ही मैंने a इज इक्वल्स टू 10 किया, तो a ने एक्चुअली क्या किया, उसको उठाकर 10 से लिंक कर दिया। यानी जब भी हम a को कॉल करेंगे, देखिए a को कॉल करेंगे तो ये हमको 10 देगा। ठीक है, जब भी कॉल करेंगे। अगर हमने अब लिख दिया a इज इक्वल्स टू 15, ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब हम जब a को कॉल करेंगे तो क्या देगा हमको, 15 देगा। इसका मतलब पहले लिंक किससे था, 10 से था, और दूसरी बार लिंक किससे हुआ, 15 से हो गया। तो अब देखो कि अगर हम इसका एड्रेस अगर निकालेंगे, इसका अगर हम दोनों का अगर एड्रेस निकालते हैं अगर, तो दोनों का एड्रेस जो है वो अलग अलग होगा। एक मिनट, इसका एड्रेस निकालने का एक वेरिएबल एड्रेस नहीं होता है, इसका फंक्शन होता है जिससे हम एड्रेस को भी, नंबर को भी जान सकते हैं। अभी रुकिए एक मिनट जरा मैं देख लूं। एड्रेस इसका एड्रेस का वैल्यू, वेट अ मिनट, में आगे होगा, वेट, आईडी। तो इसमें देखिए अब क्या करेंगे, देखिए पहले तो हमने a इज इक्वल टू 10 लिखा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम देखिए, अब अगर हमने सपोज हमने लिया a इज इक्वल टू, सॉरी, हमने लिखा b इज इक्वल टू 15। ठीक, तो b इज इक्वल टू 15 रन हो गया। पहले क्या था, a इज इक्वल टू 15 था और b इज इक्वल टू 15 था। अब अगर हम 15 का एड्रेस निकालें, जैसे a इज इक्वल टू 15 था, तो 15 का एड्रेस सेम होगा। ठीक है, तो अगर हम देखो आईडी अगर हम इसकी निकालेंगे, वेट अ मिनट, हम निकालेंगे आईडी बी, आईडी और किसकी निकाल रहे हैं, बी की। तो ये हमको क्या देगा, देखिए हमारा ये एड्रेस क्या दिया, 1407282055263952, ये वैल्यू दिया इसने, यानी बी का एड्रेस क्या है, यही है। ठीक, और देखिए आईडी अगर हमने 15 दिया तो एड्रेस देखें क्या बताता है, देखिए सेम एड्रेस दिया इसने। ठीक है, यानी बी का एड्रेस भी वही है जो ए का एड्रेस है। ठीक, अब अगर हम ए का एड्रेस देते हैं, देखिए आईडी, क्योंकि आईडी ए का वैल्यू दिया, तो देखिए क्या देगा, ये देखिए सेम वैल्यू दे रहा है। क्यों, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वेरिएबल हमारा जो 15 है उसने ए को स्टोर करके रखा है, यानी 15 का वैल्यू फिक्स है, 15 का वैल्यू फिक्स है।
यानी 15 जो है वो कभी ए को रेफर हो जाता है और कभी बी को रेफर हो जाता है। तो केवल वो लिंक खत्म करके, इसीलिए देखिए इसका जो एड्रेस स्टोर है वेरिएबल का वो यही है। ठीक है, तो दोनों का एड्रेस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में और अच्छे से समझेंगे। केवल अभी आप यहां पर समझ लीजिए कि जो वेरिएबल्स हैं वो स्टोरेज कंटेनर ना होकर केवल रेफरेंस होते हैं। For instance, a store name is of the student marks is used during the program run. We require some, हाँ ठीक है। इसके बाद creating a variable. Variable को कैसे create करते हैं, जैसे मैंने लिखा a is equals to 10. So with this help of expression a is equals to 10, we will create a variable named a and that's value is 10. हमने यहाँ पर एक वैल्यू a स्टोर a बना दिया है, क्योंकि नाम होता है। जैसे ही अगर कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट होती है तो उसका एक नाम दे दिया जाता है। जैसे ही कोई बच्चा अगर दुनिया में आता है, संसार में कोई आता है बच्चा, तो उसका नाम तुरंत एक दे दिया जाता है। ठीक है, जैसे ही पैदा हुए बच्चे का नाम तुरंत गोलू, किसी ने मोलू, किसी ने कुछ रख दिया जाता है, कोई कृष्णा, कोई कहना, ऐसे रख देता है। तो ऐसे ही अगर हम कोई भी वेरिएबल, अगर कोई भी वैल्यू अगर हम प्रोग्राम में रखना चाहते हैं तो उसका नाम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर a एक नेम है और जिसने 10 वैल्यू को स्टोर करके रखा हुआ है, तो इसलिए पाइथन में जो भी कोई वैल्यू स्टोर करेंगे, हम वैल्यूज को यूज करेंगे तो उसलिए इसका नाम जरूर देंगे। जैसे यहाँ पर हमने a is equals to 10, a is equals to 15, b is equals to 15, तो ये क्या है, वेरिएबल का असाइनमेंट्स है। अब जैसे मैंने कंप्यूटर साइंस के मार्क्स लिखने हैं, तो मार्क्स अंडरस्कोर कंप्यूटर, ठीक, इज इक्वल टू 95। ठीक है, तो ये हमारे मार्क्स हो गए। इस तरह से स्टोर कर सकते हैं। नेम, जैसे हमें नेम ही स्टोर करना है, तो नेम इज इक्वल टू डबल कोट्स में क्या लिखेंगे, लिख देंगे अपना नाम आलोक, ये हमारा नाम स्टोर हो गया। अगर हमें सपोज हमें सब्जेक्ट यूज करना है तो हमने लिखा सब्जेक्ट इज इक्वल टू अंडरस्कोर कंप्यूटर साइंस। ठीक, ये हमने अपना सब्जेक्ट स्टोर कर दिया। तो देखिए हम सब्जेक्ट का वैल्यू जब प्रिंट करेंगे तो देखिए हमको क्या देगा, कंप्यूटर साइंस देगा। नेम की वैल्यू प्रिंट करेंगे, नेम में क्या वैल्यू स्टोर्ड है, आलोक। और मार्क्स अंडरस्कोर अगर मैं कॉम लिखूंगा तो ये हमको क्या देगा, 95 देगा। तो इस तरह से हम वेरिएबल्स को असाइन कर सकते हैं, चाहे वो इंटीजर वेरिएबल हो, चाहे हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल हो, या हमारा कोई फ्लोट वेरिएबल हो। ठीक है, अब इन्होंने बताया भी है कि पाइथन जो है वो स्टोरेज कंटेनर्स होते हैं। पाइथन जो है अलग तरह से वेरिएबल्स को हैंडल करता है। तो मैंने बता दिया कि जैसे ही आप कोई भी वेरिएबल कहीं पर भी असाइन करते हैं, तो जैसे ही आप प्रोग्राम कोई भी ओपन करते हैं, एक लार्ज एरे ऑफ नंबर्स ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। 1 से 0 से लेकर और जितना भी कैपेसिटी है आपके कंप्यूटर्स का, उतना लेंथ जो है नंबर्स ऑटोमेटिकली पाइथन में जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो जब जनरेट हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, तो जब जनरेट हो जाते हैं तो फिर क्या होता है आपका, वेट अ मिनट, तो ये आपका वेरिएबल जो है, वैल्यू जो है वो स्टोर हो जाती है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम एक नई चीज दूसरी पर, जिसमें है मल्टीपल असाइनमेंट्स। ठीक है, मल्टीपल असाइनमेंट्स क्या है, जैसे अभी एक इसमें और बता दूं मैं, जो वैल्यूज होती हैं, लेफ्ट वैल्यू एक्सप्रेशन दैट कम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज एन असाइनमेंट, एंड आर वैल्यू एक्सप्रेशन दैट कम्स ऑन राइट हैंड साइड ऑफ एन असाइंड। ठीक है, एक होती है लेफ्ट वैल्यू, एक होती है राइट वैल्यू। तो जो लेफ्ट वैल्यू होती है वो असाइनमेंट नेम होता है। जैसे यहाँ पर a इज अ लेफ्ट वैल्यू, तो a में क्या है, वैल्यू रेफर कर रहा है, और 15 जो है वो राइट वैल्यू है। ठीक है, तो 15 राइट वैल्यू है, यानी r वैल्यू कहलाती है, और वो l वैल्यू। हमेशा
जो असाइनमेंट होता है वो लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट होता है। असाइनमेंट जो है वो लेफ्ट टू राइट, हम ऐसे कभी नहीं लिख सकते 15 इज इक्वल टू ए, ये कभी नहीं लिखेंगे। देखिए, कांट असाइन टू अ लिटरल, ठीक है, ये लिटरल को असाइन नहीं हो सकता, तो ये एरर दे देगा, सिंटैक्स एरर देगा। तो हमें हमेशा a इज इक्वल टू 15 यानी लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आती है मल्टीपल असाइनमेंट्स की बात। तो मल्टीपल असाइनमेंट क्या होता है कि मल्टीपल असाइनमेंट्स जो होते हैं वो किसी भी, जैसे हमें a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 10 और c इज इक्वल टू 10 लिखना है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, अलग अलग भी लिख सकते हैं। इसमें पाइथन में एक अच्छा तरीका है कि आप a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 10, यानी तीनों को एक ही वेरिएबल असाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक शॉर्टकट यूज करना पड़ेगा। आप इस तरह से भी दे सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं तरीका, या आपको शॉर्ट मेथड यूज करना है तो आप इसके लिए a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 10, राइट। अब जैसे ऑर्डर वाइज भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब जैसे हमने लिखा, अब हमने लिखा x, y, z इज इक्वल टू 10, 20, 30, ठीक। तो ये हमारा क्या है, x की वैल्यू देखो, यहां से x की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो हमें 10 देगा, y की वैल्यू प्रिंट करेंगे हमें 20 देगा, और z की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो हमें 30 देगा, ठीक है। तो ये है मल्टीपल वेरिएबल्स टू मल्टीपल वैल्यूज, यानी मल्टीपल वेरिएबल्स को मल्टीपल वैल्यूज हम असाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आसानी से वेरिएबल्स को एक्सचेंज भी करा सकते हैं। अगर हमें स्वैपिंग करनी हो तो हम वैल्यूज को स्वैप भी करा सकते हैं। कैसे? हमने x y इज इक्वल टू 10, 20 दिया, यानी x की वैल्यू कितनी है हमारी 10, y की वैल्यू 20। अब हम चाहते हैं कि y की वैल्यू x हो जाए, x की वैल्यू y हो जाए, तो हमने लिखा x, y इज इक्वल टू y, x। अब देखो x की वैल्यू प्रिंट करोगे तो कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी, स्वैप हो गई वैल्यूज। तो ये बड़ा आसान है इसमें स्वैपिंग करना भी, यानी पाइथन में वैल्यूज को हम केवल एक सिंगल स्टेटमेंट से स्वैप करा सकते हैं। वो क्या है, x, y इज इक्वल टू y, x, यानी वैल्यूज को आसानी से स्वैप करा सकते हैं। अगर आप पाइथन पढ़ रहे होंगे C++ या सॉरी जो आपका जो वैल्यू है, जो आपकी C++ है, उसमें इस तरह से आप स्वैपिंग नहीं कर सकते, ठीक है। मैंने बताया भी था पहले जब पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि स्वैपिंग किस तरह से वहां पर हम लोग करेंगे। इसके बाद हम लोग डायनेमिक टाइपिंग के बारे में पढ़ेंगे। डायनेमिक टाइपिंग क्या होती है कि वेरिएबल पॉइंटिंग टू अ value of a certain type can be made point to value object of different type. This is called dynamic typing. जैसे मैं अभी तक वैल्यूज क्या स्टोर कर रहा था, मैंने अभी तक वैल्यूज में स्टोर कर रहा था कोई भी 10, अब मैंने उसमें वैल्यू स्टोर कर दी स्ट्रिंग वैल्यू, तो ये डायनेमिक टाइपिंग होता है। जैसे देखो, हमने अभी तक x वेरिएबल में मैंने 10 वैल्यू स्टोर की, ठीक है। अब मैंने लिख दिया x इज इक्वल टू अपना नाम, ठीक, ये अपने नाम स्टोर कर दिया। तो जब x की, ये क्या है, ये डायनेमिक टाइपिंग है, मतलब कि x एक इंटीजर वैल्यू को भी स्टोर कर सकता है और वही x एक स्ट्रिंग वैल्यू को भी स्टोर कर सकता है। इसको हम लोग डायनेमिक टाइपिंग बोलते हैं, क्योंकि एक वेरिएबल अगर किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को एक स्टोर किया हुआ है, यानी एक इंटीजर को स्टोर किया हुआ है, तो दैट वेरिएबल कैन ऑल्सो बी स्टोर्ड दैट अनदर टाइप ऑफ वेरिएबल, एक दूसरे तरह के वेरिएबल्स को भी स्टोर कर सकता है। इसको बोलते हैं डायनेमिक टाइपिंग, ठीक है। तो इसके बाद हमें अगर टाइप पता करना, अब देखो अगर हमें x का टाइप पता करना है तो हमने लिखा टाइप x, ये स्ट्रिंग, क्लास स्ट्रिंग बताएगा, ठीक है।
क्योंकि अब वैसा कैसा बन गया, ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बन गया। कौन सा, एक्स। अब हमने x इज इक्वल टू वही x इज इक्वल टू 10 दे दिया, ठीक है। अब हम अगर क्लास str करते हैं, सॉरी, अगर हम टाइप str करते हैं तो ये क्या बताएगा, टाइप x बताएगा। टाइप x क्या बताएगा हमको, इंटीजर क्लास बताएगा। तो जब हमने आलोक स्टोर किया इसमें x में, तो इसने हमको क्या दिया, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल दिया, यानी x कैसा बन गया, स्ट्रिंग बन गया। अगर हमने इसमें x इज इक्वल टू 10 दिया तो इसने क्या बना दिया इसको, ये इंटीजर टाइप का दे दिया इसने। यानी कि इसमें डायनेमिक टाइपिंग होता है, यानी एक वेरिएबल अगर आपने कोई भी डिफाइन कर दिया इंटीजर, तो उसको आप स्ट्रिंग वेरिएबल, फ्लोटिंग वेरिएबल्स कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सिंपल इनपुट एंड आउटपुट। अब अगर हमें वेरिएबल्स को स्टोर कराना है प्रोग्राम में, रन करके वेरिएबल्स को स्टोर कराना है पाइथन में, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, इनपुट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो उसके लिए हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ता है, जैसे मैंने लिखा यहां पर नेम इज इक्वल टू, अब हम स्टेटमेंट लिखेंगे क्या, इनपुट, इनपुट फंक्शन लगाएंगे, इनपुट लिखेंगे, इनपुट, और स्टेटमेंट लिखेंगे एंटर योर नेम, ठीक है, एंटर योर नेम। तो अब हम इनपुट करेंगे, देखिए इसमें पूछेगा हमसे एंटर योर नेम, तो हमने लिखा आलोक, तो ये क्या करेगा, आलोक स्टोर कर देगा। तो देखिए नेम में वैल्यू स्टोर हो गई कि नहीं हो गई, आलोक, देखिए। तो इस तरह से हम लोग अपने नाम को स्टोर करा सकते हैं। कहां पर, अब जैसे हमने नेम में स्टोर करा दिया, हमने लिखा नेम इज इक्वल टू इनपुट एंटर योर नेम, तो हमने उसमें जब हमने उसमें रन किया प्रोग्राम को, तो उसने पूछा हमसे कि एंटर योर नेम, हमने आलोक लिख दिया। तो अब नेम में क्या वैल्यू स्टोर हो गई, आलोक। तो इस तरह से हम लोग अपने कोई भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा सकते हैं पाइथन में, ठीक है। अब हम लोग, आई थिंक अब टाइम भी थोड़ा ओवर हो चुका है, हम लोग कल रिवीजन करेंगे, और इसके आगे का जब भी भाई नेक्स्ट क्लास होगी हम लोग रिवीजन करते रहेंगे बराबर। आप लोग जितने भी बच्चे, अभी क्लास टेस्ट होने वाला है आपका, क्लास टेस्ट के जो क्या कहना चाहिए, क्लास टेस्ट आपका कब है, कोई बताएगा मुझे, ऑन विच डेट, कंप्यूटर साइंस क्लास टेस्ट पीरियोडिक, पीरियोडिक किस दिन है, किसी को पता है? पीरियोडिक किस समय है? 16th को है। ओके, सो एंड द चैप्टर नेम इज टपल्स एंड डिक्शनरी। मैंने चैप्टर नेम कौन कौन से दिए हैं सिलेबस में? इंटरनेट सिक्योरिटी, टपल्स एंड इंटरनेट सिक्योरिटी, टपल्स एंड इंटरनेट सिक्योरिटी, टपल्स एंड इंटरनेट सिक्योरिटी। ओके, टपल्स एंड इंटरनेट सिक्योरिटी, वेट अ मिनट, टपल्स एंड साइबर सेफ्टी या इंटरनेट सिक्योरिटी, ऑनलाइन एक्सेस एंड कंप्यूटर सिक्योरिटी। यस सर। ठीक है, तो यही बता देंगे, ऑनलाइन एक्सेस एंड कंप्यूटर सिक्योरिटी, ठीक है, और टपल्स। ठीक है, तो मैं पेपर भी बना लेता हूं, आप लोगों का पेपर भी मैंने अभी तक तैयार नहीं किया है, पेपर भी आपका कंप्लीट। टपल्स दिया है या लिस्ट दी है? टपल्स ही दिया है, टपल्स इज है ना, टपल और इंटरनेट सिक्योरिटी, दीज टू चैप्टर्स। Yes, sir. Okay, so we will meet again tomorrow in the morning. So till then, bye bye everyone. सर आप आज स्कूल में हैं? नहीं बेटा, स्कूल में नहीं है, हम 8 तारीख को स्कूल पहुंचेंगे, 9 को मिलेंगे आप सबको।
ओके सर, If there is any फाइल में problem? कितने मिनिमम प्रोग्राम लिखने हैं? 25 प्रोग्राम्स। आपको बुक मिली हुई है? बुक आपने खरीदी हुई है? यस सर। बुक खरीदी हुई, जरा बुक के स्टार्टिंग में देखना, आपको लिखा होगा, जो आपका स्टार्टिंग के पेज है वहां पर लिखा हुआ है, देखिए प्रैक्टिकल रिपोर्ट फाइल प्लस वाइवा 10 मार्क्स, रिपोर्ट फाइल मिनिमम 20 पाइथन प्रोग्राम्स एंड 8 एसक्यूएल कमांड्स। तो 20 की जगह अब 8 एसक्यूएल कमांड्स, एसक्यूएल तो हटा दी गई है आपकी सिलेबस से, तो आपको 25 प्रोग्राम्स ही लिख लेने हैं। ठीक है, 25 प्रोग्राम्स आपको लिखने हैं। बात आ गई समझ में सबको? एक्सक्यूज मी सर। सर पहले Yes. प्रोग्राम लिखेंगे फिर उसके नीचे आउटपुट लिखेंगे। लेफ्ट साइड में जब, अरे जैसे हमारी प्रैक्टिकल फाइल होती है उसमें लेफ्ट साइड पर आप उसका आउटपुट लिख देंगे और राइट साइड पर आपके प्रोग्राम लिख देंगे। आउटपुट जो ब्लैंक पेज होता है, एक वन साइड लाइन होता है, वन साइड ब्लैंक होता है, तो उसमें जहां पर लाइनिंग होती है वहां प्रोग्राम लिखेंगे और उसका आउटपुट जो है आप उस तरफ लिख देंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ पूछो पूछो। सर जरूरी प्रोग्राम्स लिख के सर हम लैपटॉप में टाइप करके आपको फाइल निकलवा के नहीं दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। आपने प्रोग्राम्स अगर लैपटॉप में बनाए हुए हैं, आप लैपटॉप से प्रोग्राम के प्रिंट आउट निकाल कर उनको एक फाइल में स्टोर करके मुझे दे दीजिए। ऊपर लिखा होगा प्रोग्राम नंबर 1 2 ऐसे करके आप डाल दीजिएगा उसमें, और उनको आप निकाल कर मुझे दे दीजिए। वो भी एक अच्छा तरीका है। ठीक है, and if you want to write your program in your practical file, it is also very good. Clear? Yes sir. Okay, so till then, bye bye everyone.